हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट्स एंड लिमिटेशंस क्या है, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। बेसिकली इसके अंदर हम ACC को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एंड हम देखेंगे कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। देन हम देखेंगे कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को क्या ड्यूटी जो है वो दी गई है, उनका क्या रोल होता है। उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या ड्यूटी होता है। सो ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो एज ए चीफ लॉ ऑफिसर पहला जो काम होता है, पहली जो ड्यूटी होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, वो ये होती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी लीगल मैटर अगर रेफर किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी हो जाती है कि उस लीगल मैटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो एडवाइस करे, अपना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करे। ओके, देन सेकेंड जो ड्यूटी है वो ये हो जाती है कि जो भी लीगल कैरेक्टर की ड्यूटी या फिर एक्टिविटी परफॉर्म करने को कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो जो ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। थर्ड जो ड्यूटी करनी पड़ती है एज ए चीफ लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, वो ये है कि संविधान के द्वारा एंड कानून के द्वारा जो भी ड्यूटीज उनको प्रोवाइड की गई हैं वो ड्यूटी उनको करनी ही करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को और कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर केस चल रहा होगा तब जो प्रेसिडेंट हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कह सकते हैं कि आप भारत सरकार का पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखें। एंड जनरली होता यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केस अगर चल रहा होता है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लोअर जो कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर जो सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। बट वहाँ पे भी अगर इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे होंगे लोअर कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, तब उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कह सकते हैं कि आप उस हाई कोर्ट में, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस चल रहा है, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप रिप्रेजेंट करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप डिफेंड करें। ठीक है, तो ये ड्यूटी जो है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा असाइन की जा सकती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। देन नेक्स्ट जो ड्यूटी असाइन की जा सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अटॉर्नी जनरल को, वो ये होती है कि आर्टिकल नंबर 143 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइस ले सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उससे। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पे लिटरली खुद जाके एडवाइस नहीं लेंगे, या फिर पर्सनली वो खुद जाके जो लीगल मैटर है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, या फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद नहीं जाते हैं। ये जो काम है ये किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो खुद एक लॉ एक्सपर्ट है, उनका जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है, तो इसीलिए वो लीगल मैटर को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई लीगल मैटर, इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर के ऊपर एडवाइस चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजेज की तरफ से, तब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो काम करते हैं। बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे काम करते हैं, बट वो जो चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत होती हैं। ठीक है, तो ये जो ड्यूटी है वो भी असाइन की जा सकती है जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको। ओके, राइट्स एंड लिमिटेशंस की अगर हम बात देखें तो सबसे पहला हक जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिला हुआ है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो चीफ लीगल एडवाइजर हैं, वो चीफ लीगल ऑफिसर हैं भारत के अंदर। इसीलिए उनको ये हक दिया गया है, उनको ये राइट दिया गया है कि इंडियन टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पे वो जाके बैठ सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे अपना अपीयरेंस जो है वो दे सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हक दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो ये है कि जब भी लोकसभा में या राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई लीगल मैटर पे पक्ष रखना हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वहाँ पे भेजा जा सकता है, वहाँ पे बुलाया जा सकता है। एंड जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, फिर भी जो भी प्रोसीडिंग चल रही होगी सदनों में, ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर ज्वाइंट सिटिंग हो, वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो जाकर भारत सरकार का पक्ष जो है वो रख सकते हैं। तो ये उनको हक मिला हुआ है। एंड रिसेंटली हमने देखा भी है कि CAA को लेकर जो मुद्दा इतना गरमाया हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, जो इतना डिबेट चल रहा था, इतना डिस्कशन चल रहा था, उस बीच जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ये डिमांड किया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शुड बी कॉल्ड इन द हाउस।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सदन में बुलाने की बात जो है ओपोजिशन पार्टीज ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो दोनों सदनों के मेंबर नहीं होते हैं, बट फिर भी अगर उनकी ज़रूरत महसूस होगी तो वो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए जो सदन है उसके अंदर पहुंच सकते हैं। लोकसभा में भी पहुंच सकते हैं, राज्यसभा में भी जा सकते हैं, या फिर ज्वाइंट सीटिंग में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स के अंदर। बट जब वहां पे वोटिंग होगी तो वोटिंग का राइट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं है, ठीक है। देन अगर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई तो उसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मेंबर बनाया जा सकता है। बट अगेन हमें ध्यान देना है कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तो वहां पे भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता है। एक अगर हम छोटा सा डिफरेंस देखना चाहें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल हैं एंड इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस हमें समझना होगा वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो होते हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो दिया हुआ रहता है। बट इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है, ठीक है। इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। बट अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है दी गई होती है। इंडिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो लॉ मिनिस्टर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। क्योंकि ये अगर स्टेटमेंट दे दिया गया एंड पूछा गया कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 76 के तहत, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो उन्हें लगता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। बट आपको क्या याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं। उनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करना जो है अलाउड है। मीन्स वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटॉर्नी जनरल जब बन के रहते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल का जब वो पोस्ट संभाले हुए रहते हैं, तब वो दूसरे प्राइवेट लीगल जो केसेस हैं उसको भी डील कर सकते हैं। बट थोड़ा लिमिटेशन, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन जो है वो डाला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वो क्या है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि उनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करना अलाउड है एंड वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, ठीक। देन जब भी कोई लीगल मैटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, उन्हीं इम्पॉर्टेंट लीगल मैटर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइस लेती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। क्योंकि हमने देखा प्रीवियस वीडियो में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो एक लीगल फीस लेते हैं। तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है अपने यहाँ पे, उसके द्वारा कोशिश किया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम आया उसको शॉर्ट आउट किया जाए। बट अगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उन चीज़ों को शॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है तो फिर वो आगे बढ़ेगी एंड जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, फाइनली जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उनके पास वो पहुंचेंगे लीगल एडवाइस के लिए। एंड ये जितने भी लीगल एडवाइस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी होगी कि हर बात पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं पहुंचती है। पहले उन चीज़ों को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो डील करने की कोशिश करती है। बट उनको अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे इस मुद्दे पे, इस पॉइंट पे एक्सपर्ट लीगल एडवाइस की ज़रूरत होगी, तो फिर वो आगे जो है मूव करेंगे एंड फाइनली वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से उस लीगल मैटर पे एडवाइस जो है वो लेते हैं। अदर लिमिटेशंस की अगर हम बात करें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर पुट की गई है वो ये है कि भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपने सपोर्ट के लिए रखा हुआ है। इसलिए ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार के अगेंस्ट में ही किसी और पार्टी को लीगल एडवाइस दें, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको भारत सरकार के अगेंस्ट में किसी को लीगल एडवाइस नहीं देना है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन जो है ये डाला गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे जो बंदा रहेगा उसके लिए। देन सेकेंड जो लिमिटेशन डाला गया है वो ये है कि भारत सरकार जब तक परमिशन नहीं देती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड केस जो है वो नहीं ले सकते हैं, क्रिमिनल केसेस के साथ डील नहीं कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अगर कोई क्रिमिनल केस लेना है, लड़ना है, तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। देन थर्ड जो लिमिटेशन रखा गया है वो ये है कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसी कंपनी का या किसी कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर अगर बनाया जा रहा है तो वो डायरेक्टली उस पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो परमिशन लेंगे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उनको अलाउ करेगी तो ही वो उस पोस्ट को ग्रहण कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कॉर्पोरेशन। ओके, सो ये लिमिटेशन है जो आपको ध्यान में रखना है।
देन सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन होता है। तो सॉलिसिटर जनरल बनने के लिए वही क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वही क्वालिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड होती है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। ये जो सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं, इनका जो नाम है ये काफ़ी हाई लेवल से डिस्कस होते हुए आता है एंड इसके ऊपर बहुत जो है डिस्कशन किया जाता है एंड जॉइंट सेक्रेटरी जो है उन चीज़ों को फिर देखते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के पास पहुंचती है एंड फाइनली ये जो अप्रूवल है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा किया जाता है एंड लॉ मिनिस्टर ने अगर इस चीज़ को अप्रूव कर दिया कि हाँ ये जो नाम सजेस्ट किया गया है सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के लिए इनको अपॉइंट होना चाहिए, तो जो लॉ मिनिस्टर हैं वो फाइल आगे बढ़ाएंगे एंड फाइल जो है वो पहुंचेगी ACC के पास। ACC क्या है? तो ACC होता है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है उसके अंदर मेंबर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। इसके अंदर 2016 के अंदर बदलाव किया गया है एंड इसके अंदर अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर जो है वो मेंबर होते हैं। तो ये जो फाइल लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा फॉरवर्ड किया गया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ ये जो पर्सन है ये डिजर्विंग है एंड इनको ये पोस्ट जो है देना चाहिए, तो वो फाइनली जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो फाइल फॉरवर्ड करेंगे एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो फिर देंगे जो सॉलिसिटर जनरल हैं एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनको, एंड इस तरीके से सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का अपॉइंटमेंट जो है फाइनली हो जाएगा। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जो पोस्ट है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, भारतीय संविधान में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको 2 सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, जिनका सर्विस टेन्योर जो है वो 3 साल का होता है। देन 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का सपोर्ट दिया जाता है एंड ये जो 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं इनका जो सर्विस टेनियर है वो भी 3 साल का होता है। ठीक है, तो जो 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट होते हैं उनका सर्विस टेनियर कितना होता है? 3 साल के लिए होता है। बट ये 3 साल अगर खत्म हो गए तो वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, यानी उनको वापस से अपॉइंट जो है किया जा सकता है। बट जब भी उनको अपॉइंट किया जाएगा वो 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे एंड 3 साल जब खत्म हो जाएगा तो वापस से उनको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो टीम बनाई गई है यानी अटॉर्नी जनरल को सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का सपोर्ट दिया गया, वो क्यों दिया गया है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर जो वर्कलोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम उनके सपोर्ट के लिए कुछ और जो लोग हैं वो प्रोवाइड करें एंड इसीलिए सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, देन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इन को मिला के एक लीगल टीम जो है वो बन जाती है भारत सरकार की। ठीक है, तो भारत सरकार की लीगल टीम में कौन कौन होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ओके, देन लिमिटेशन अगर हम देखें सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स के ऊपर जो पुट की गई है तो वो सेम लिमिटेशन है जो हमने थोड़ी देर पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में देखा, यानी भारत सरकार के अगेंस्ट में सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो किसी को एडवाइस नहीं दे सकते, लीगल एडवाइस नहीं दे सकते हैं। देन कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो तब तक नहीं ले सकते जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अलाउ ना करे। वो कोई भी डायरेक्टर का पोस्ट किसी कंपनी में या किसी कॉर्पोरेशन में तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अलाउ ना करे। ठीक है, तो यही लिमिटेशन जो है ये आपको याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है। देन सॉलिसिटर जनरल का क्या रोल होता है, उनकी क्या ड्यूटी होती है? तो सॉलिसिटर जनरल जो है वो असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। सॉलिसिटर जनरल जो है वो सेकेंड हाइएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। चीफ लॉ ऑफिसर कौन है देश के? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड हाइएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स का सपोर्ट दिया जाता है एंड मेन जो रोल है, मेन जो ड्यूटी है सॉलिसिटर जनरल का वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केस चल रहा है किसी भी कोर्ट में, वहाँ पे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रखें। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का हमने पोस्ट क्रिएट किया है, वहाँ पे हमने कुछ लोगों को जो है अपॉइंटमेंट दिया है, तो ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे कुछ सर्विस की टर्म एंड कंडीशन हो। तो वो कौन से सर्विस की टर्म एंड कंडीशन के द्वारा रूल किया जाता है?
सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का ऑफिस, तो वो रूल किया जाता है लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल 1987 के द्वारा। एंड ये जो है स्टैट्यूटरी है, यानी संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया है, इसको बाद में जो है अलग से पार्लियामेंट ने बनाया है। ओके, अब फाइनली हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बीच में। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ जो इंडिया है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सब ऑर्डिनेट होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एंड आर्टिकल नंबर 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। बट जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इनका जो पोस्ट है ये स्टैट्यूटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंस है। देन अगला अगर हम डिफरेंस देखें तो वो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको ये हक दिया गया है कि वो लोकसभा में, राज्यसभा में जो है प्रोसीडिंग्स अगर चल रही है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता है। बट जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं दिया जाता है, यानी दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा और ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, एंड मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं इस वीडियो के अंदर कवर अप करूँ। एंड मुझे उम्मीद है कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।